सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, खेड़ा डाबर, दिल्ली 73 ये है जिसे ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक हॉस्पिटल, और ये चिकित्सालय खंड है, हॉस्पिटल ब्लॉक है। और यहाँ पर दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की मूर्ति लगी हुई है, जो ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद जो है वो भारत की ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे इलाज बेहतर होने की उम्मीद होती है। और ये बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ग्रीनरी है, हरियाली का तो जवाब नहीं है। चारों तरफ एक खुशनुमा वातावरण है, क्योंकि जहाँ हरियाली है वहाँ खुशहाली है। और ख़ास करके हॉस्पिटल में ये बहुत बड़ा कैंपस है, जहाँ केवल उपचार और इलाज की ही सुविधा नहीं है, जहाँ आयुर्वेद में डॉक्टर प्रशिक्षित किए जाते हैं। और ये प्रशिक्षित डॉक्टर देश के कोने कोने में जाकर आयुर्वेदिक पद्धति का प्रचार भी कर रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भारत के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। बहुत ही बड़ा कैंपस है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक हॉस्पिटल का। आरजेएस, टीजे, पीएसके, बीएसके की आज़ादी की सकारात्मक भारत उदय यात्रा दिल्ली में चल रही है, और इसके अंतर्गत हम लोग अमृत बैठकें भी कर रहे हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद विशारद थे। उनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक तथा रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख मिलता है। यही नहीं, सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म और उनके उपयोग का वर्णन भी मिलता है। इस वक्त हम दिल्ली के खेड़ा डाबर स्थित चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान में हैं, जो एक हॉस्पिटल भी है जहां इलाज उपचार की सुविधा है। तो वहीं पर आयुर्वेद में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था है। इस वक्त हम हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान के निदेशक प्राचार्य महोदय के साथ, डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर बिदुला गुजरवार जी के साथ, और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो संस्थान है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। तो कितने बेड का ये अस्पताल है और मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं किस किस तरह की हैं, कितने तरह के कोर्सेज यहाँ पर संचालित होते हैं? जी डॉक्टर बिदुला जी। ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, ये जो आयुर्वेद का एक विशाल केंद्र है, जो दिल्ली सरकार के साथ चलता है, उनके अंडर कंट्रोल है। एंड ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें एक तो सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल ये है, जिसमें 210 बेड्स की सुविधा है, जहाँ पे पेशेंट रह सकते हैं। और 60 बेड उसमें हमने और ऐड करने का अभी प्रकल्प किया है, वो पूरा भी कर चुके हैं। इस तरह से इसमें 270 बेड की सुविधा आज है। और जैसा कि आपने पहले ही कहा, ये एक शैक्षणिक संस्था भी है। यहाँ पे BAMS ये आयुर्वेद का डिग्री कोर्स और MD आयुर्वेदा ये आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स, इन दोनों की पढ़ाई कराई जाती है। फिर इस हॉस्पिटल में ये टीचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नाम से पहले ये बना था। इसके लिए जब टीचिंग इंस्टीट्यूट
आयुर्वेद का कोई भी बनता है तो हर बनने वाले डॉक्टर के प्रशिक्षण के लिए उसके साथ हॉस्पिटल का होना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। और इसके लिए ये हॉस्पिटल उसके साथ अटैच्ड है और बच्चे यहाँ पे अपने ट्रेनिंग के दौरान पेशेंट्स को देखते हैं, उन पे अपनी सीख लेते हैं और अपना कोर्स यहाँ पे पूरा करते हैं। उसके लिए इस हॉस्पिटल में हर तरह की आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सबसे बड़ी आयुर्वेद की जो उपलब्धि है वो है पंचकर्म विभाग, जिसमें मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी के शरीर की अंतर्गत सर्वतः शुद्धि कराने के लिए, जैसे कि कोई भी अगर हम चीज़ पहले साफ करके नहीं रखते तब तक उस पर दूसरी चीज़ का असर नहीं होता, वैसे ही आयुर्वेद सिर्फ दवाइयाँ देने पे जोर नहीं देता। वो ये आयुर्वेद का मूल तत्व है कि अगर किसी भी आदमी का, पर्सन का अग्नि जो है, जो पाचन शक्ति है, वो अगर सबसे ठीक हो तो उसको रोग होने की कोई शक्यता ही नहीं बचती। तो इस तत्व पे आधारित हमारी ये चिकित्सा प्रणाली है, जो 5 कर्मों में, जैसे कि मेडिकेटेड एमेसिस, मेडिकेटेड परगेशन, मेडिकेटेड ब्लड लेटिंग एक्सेट्रा, ऐसी जो 5 चीज़ें जो हम करते हैं, नाक में तेल डालना और उसमें नस्य करवाना, ये सब सारी चीज़ें इसमें हम करते हैं। दूसरी आयुर्वेदिक यहाँ पे चिकित्सा जो है वो इंटरनल मेडिसिन, जिसको काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा मतलब ही उसका जो अग्नि है, जो हमारी पाचन शक्ति है, उसकी तरफ ध्यान देके उस पर ट्रीटमेंट करना, तो वो एक डिपार्टमेंट। और ऐसे ही शल्य है, सर्जरी, आयुर्वेदिक सर्जरी, जिसमें हमारा एक लीच थेरेपी, जो लीचेस होती है जलों का, जो होती है, उनको लगा के हमने यहाँ पे बहुत सफलतापूर्वक इलाज हमारा होता है कि जो डायबिटिक वुंड्स के पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक अल्सर वुंड्स के पेशेंट, जो नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, जो बाहर से हमारे पास पेशेंट रेफ़र होके आते हैं और वो यहाँ जलों का चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। वैसे ही अग्निकर्म चिकित्सा के जो फ्रोज़न शोल्डर आजकल बहुत ज़्यादा है, एसी में बार बार बैठने से या कंप्यूटर पे काम करने से, या कई सारी ये बीमारियाँ, हाथ में दर्द होना या कहीं भी बॉडी में, तो उसमें एक शलाका से, एक सुई जैसे पदार्थ से, चाहे वो सोने की हो, लोहे की हो, वो चूज़ करते हैं डॉक्टर्स, और उसमें अग्निकर्म चिकित्सा होती है, जिससे कि वो दर्द तुरंत ही उसका नाश होता है। यहाँ पे मर्म चिकित्सा थेरेपी होती है कि जो वाइटल पॉइंट्स हैं बॉडी के, जिस पे हम जिंदा है ये पता चलता है, उन पर कुछ प्रेशर या उन पे कुछ टेक्निक के साथ कुछ ट्रीटमेंट, ऐसी एक हमारी मर्म चिकित्सा ओपीडी है। उसके खास तज्ञ लोग, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे पास हैं। इस तरह से हमारी ईएनटी की ओपीडी यहाँ बहुत अच्छी चल रही है कि जो आयुर्वेदिक तरीक़ों से यहाँ पे पेशेंट को डील किया जाता है। इस तरह से जो ये क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में कुछ ऐसी ब्रांचेस हैं जो बच्चों को दवाइयाँ अगर देनी है तो उसकी वनस्पति कौन सी है ये जानना ज़रूरी है। इसके लिए द्रव्य गुण विभाग हमारे पास है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि ये इंडिया का एकमेव ऐसा संस्थान है जिसके पास अपना खुद का 45 एकड़ का एक हर्बल गार्डन है, जिसमें अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। संस्थान नया है, आप जानते हैं, 10-12 साल ही पुराना है, और लेकिन इतने में भी उसने बहुत प्रगति करी है। हमारे पास अभी आज के डेट में 300-350 वेरियस स्पीसीज़ हैं जो बच्चे देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनके गुण जान लेते हैं कि कौन सी रोग में मुझे कौन सी दवाई आगे देनी है। वैसे ही एक रसशास्त्र विभाग है जिसमें लोग जो कहते हैं कि आपके दवाइयों से किडनी फेल हो जाएगी या फिर आपकी दवाइयों से कोई गलत असर आएगा, तो वो कैसे नहीं आना चाहिए, ये पढ़ाने वाली वो चिकित्सा है, जो स्ट्रीम है, उसको रसशास्त्र कहते हैं। इस तरह से 14 डिपार्टमेंट्स में ये कॉलेज बटा हुआ है और उसी तरह से ओपीडीज़, आईपीडीज़। मुझे ये कहते हुए और भी खुशी होती है कि यहाँ इतने रिमोट एरिया में हमारे पास 2000 से ऊपर पेशेंट रोज़ आते हैं, इतने, और वो सिर्फ दिल्ली के नहीं, आसपास के राज्यों से, दूर दूर से लोग अपॉइंटमेंट लेके 2-2 महीने के बुकिंग पे आते हैं। हमारे यहाँ ये आईपीडी, हमारे बेड्स साल में ऑलमोस्ट 365 डेज पूरे भरे हुए होते हैं
और उसमें लोग अपनी चिकित्सा लेते हैं, इस वातावरण में घूमते हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से निजात पाते हैं और अपना हंसी खुशी यहाँ से चिकित्सा लेके, ये सब दिल्ली सरकार के जो योजना है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं, जिनके ग्रांट से हमारा कॉलेज चलता है और जहाँ से हम फ्री चिकित्सा, फ्री सुविधाएं दे पाते हैं, वो यहाँ पे कारीगर और हमारी पूरी टीम यहाँ पे कारीगर साबित होती है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसके गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन दिल्ली सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं और उनकी खुद की यहाँ पे इंस्पेक्शन और उनकी विजिलेंस यहाँ पे टाइम टू टाइम रहती है। डॉक्टर बिदुला जी, ये सब जानकारी के अलावा एक और जानकारी बहुत अहम होती है, क्योंकि किसी भी इलाज के पहले जो है ना, जांच की सुविधा होनी चाहिए। तो किस किस तरह के यहाँ पे जांच की सुविधाएं हैं? मैंने ये पहले सेगमेंट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये लोगों को लगता है कि एलोपैथी है, लैबोरेटरी टेक्निक्स और एलोपैथी टेक्निक्स, लेकिन ये सिर्फ एक टेक्निक है, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। और उसी तरह से हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, सारा ऑटोमेटेड उधर सिस्टम है, सारे मशीन्स, एनालाइजर्स वहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे बिना कोई शुल्क लिए मरीज़ों के खून की और यूरिन की सब यहाँ पे टेस्टिंग होता है। हमारे पास एक्सरे की सुविधा भी है और सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये सारी जो प्री डायग्नोसिस, आजकल जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस या डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, वो सारी हम अंडर वन रूफ हम दे सकते हैं। तो ये भी हमारे दिल्ली सरकार की तो ये भी योजना है, जो हॉस्पिटल हैं जिसमें कि अगर जांच की सुविधा हॉस्पिटल में नहीं है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सुविधा देते हैं। तो क्या ये नियम यहाँ पर भी लागू है? जी जी, यहाँ पर भी लागू है। जो जैसे MRI हुआ या किसी कारण से सोनोग्राफी का कोई एडवांस वो हुआ, हमारे पास उपलब्ध जो भी चीज़ें नहीं हैं वो दिल्ली सरकार के दूसरे क्लिनिक से वो मुफ्त करा के लाते हैं और यहाँ पे उसकी चिकित्सा यहाँ पे पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है जी। और इलाज और जो जांच का खर्चा है, जैसे आपने कहा, तो ये निशुल्क आप कहते हैं, तो बाहर से भी जो जांच होंगे वो भी क्या निशुल्क रहेंगे? जो दिल्ली सरकार के अंडर जो मतलब ऑन पैनल जो हॉस्पिटल्स या सेंटर्स हैं वहाँ पे वो निःशुल्क होते हैं या फिर एक निर्धारित रेट पे होते हैं जो कम होते हैं बाहर से। जी, आपने जैसे बताया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की एक नर्सरी भी है, तो उस नर्सरी से यहाँ पर क्या रिसर्च हो रहे हैं या उसका क्या उपयोग हो पा रहा है? देखिए, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि आज के कंडीशन में जहाँ हम कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान ये देश का ही नहीं जग का पहला आयुर्वेदिक सेंटर था जिसने कोरोना में एक्टिव कोरोना केसेस में काम किया और सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों के बलबूते पे काम किया। कि हमारी जो कंट्रोलिंग एपेक्स बॉडी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, उनके गाइडलाइंस कुछ थे, उसमें कुछ दवाइयाँ थी, उसमें से हमने कुछ दवाइयाँ सिलेक्ट करी और उनको यहाँ पे यूज़ किया। 3000 से ज़्यादा पेशेंट का डेटा आज मेरे पास है कि जो यहाँ से सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई लेके कोरोना मुक्त होके अपने घर चले गए हैं। 3-3.5 पेशेंट का आज के डेट में हमारे पास डेटा है। तो वो जो दवाइयाँ थी वो हमने फिर यहीं पे कल्टीवेट करना शुरू किया है कि जैसे यहीं से वो ताज़ी आ जाए, यहीं से उनका रस निकले या जो भी चूर्ण हो वो बने और वो हम पेशेंट को अपनी नर्सरी से ही? जी। तो नर्सरी कितने एकड़ में है? 45 एकड़ में है। 45 एकड़ में है। इसमें 10 एकड़ अभी डेवलप्ड हो गया है और बाकी का काम PWD के साथ अभी। तो वो जो शैक्षणिक कोर्सेज चलते हैं उसमें भी ये उपयोग हो रहा है रिसर्च करने में, या यहाँ रिसर्च क्या क्या हो रहे हैं? यहाँ पे रिसर्च जैसे कि हमारे इन हाउस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे फैकल्टी ने, किसी ने जैसे मैंने कहा जलौका पे काम चल रहा है, किसी का अग्निकर्म पे कोई प्रोजेक्ट है। वैसे ही कोरोना काल में हमने बाहर की संस्थाओं से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनकी दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स हमने यहाँ लिए, कोरोना के पेशेंट पे लिए और उसका अभी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे उसका पब्लिकेशन होगा और उसका अंडर मतलब वो प्रोसेस है
इसलिए उसका पूरा ब्यौरा हम नहीं दे सकते। ऐसे ही हमने CCRAS के साथ, जो ऑटोनॉमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आयुर्वेद का शोध और संशोधन केंद्र है, उनके साथ भी हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हो गए और वो रिसर्च हमारे। उसके बाद जो MD यहाँ बच्चे करते हैं, उनका हर एक का अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, रिसर्च प्रोटोकॉल होता है। उनको जो गाइड करते हैं वो सारे शिक्षक और वो स्टूडेंट मिलके अपना रिसर्च का एक थीसिस 3 साल में पूरा करते हैं। ऐसे तो हमारे पास आज 108 रिसर्च प्रोटोकॉल्स हैं जो बच्चे कर रहे हैं। उसके अलावा ये सारे जो हमने अपने तौर पे अपने लेवल पे किए हैं। कोर्सेज कौन कौन से हैं जहां बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं, आयु वर्ग क्या होता है, जो सुन रहे हैं लोग वो विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठा पाएँ? एक तो BAMS, ये आफ्टर 10+2 के बाद जो कोर्स होता है वो डिग्री कोर्स है। ये 4.5 साल का कोर्स होता है, 1.5 साल की एक एग्ज़ाम इस तरह से, और 1 साल की इंटर्नशिप। इसमें जो बेसिक नॉलेज है टू बिकम अ प्रैक्टिशनर, टू बिकम अ परफेक्ट आयुर्वेदा प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। ये हमारी एक रेगुलेटिंग बॉडी है NCISM, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स। उनके निर्धारित कुछ प्रमाण होते हैं, उनके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंडर हमें ये कोर्सेज सिखाने पड़ते हैं। उनका पूरा कंट्रोल और विजिलेंस होता है, रेगुलर हर साल उनका इंस्पेक्शन होता है। तो उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ती है डिग्री कोर्सेस में। फिर उसके बाद एक नीट एग्ज़ाम से पास होके उसका रैंकिंग लेके स्टूडेंट्स हमारे पास MD के लिए आते हैं, जो 3 साल का कोर्स है। और वो स्पेशलिटीज़ हमारे पास आज की डेट में 5 हैं: काय चिकित्सा, रोग निदान, पंचकर्म, शारीर रचना, शारीर क्रिया। ये इसमें हर एक में 7-7 सीट्स हमारी अलॉटेड है। तो इस तरह से हमारे वो बच्चे अभी 2 और स्ट्रीम्स में हमारे पास MD अगले साल तक ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारा एम है कि सारे ही 14 डिपार्टमेंट में हम MD लाए, लेकिन उसके रेगुलेशंस बहुत क्रुशल होते हैं। वो जितना हम पूरा करेंगे उतना हमारे पास ही आता है। तो सारे ये ऑफलाइन कोर्सेज हैं या ऑनलाइन भी कोर्सेज कुछ आयुर्वेद में चला रही हैं? ऑफलाइन ही कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्योंकि इट्स अ टेक्निकल एजुकेशन। यू सी, हमें एक स्टूडेंट के पीछे 3 से 5 तक बेड्स अलॉट करने पड़ते हैं। उस स्टूडेंट को देखना चाहिए कि एक स्टूडेंट को 5 मरीज मिल रहे हैं देखने के लिए। सो ऑनलाइन का सवाल इसमें नहीं आता। ये बस एक बहुत एग्जिजेंसी मोड है कि जहाँ जैसे कोरोना हुआ, शुरू हो गया इरा, लेकिन बच्चों का पढ़ना नहीं रोक सकते, तो हमने कुछ क्लासेस ऑनलाइन, लेकिन दिस कोर्स कैन नॉट बी टॉट ऑनलाइन बिकॉज यू हैव टू सी द पेशेंट, यू हैव टू एग्जामिन हिम। जी। इसी के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है कि कोरोना की संभावित लहर, संभावित मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ आता है तो पिछली बार जैसे कोरोना सेंटर, OPD सेंटर बनाया गया, तो अब क्या तैयारी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स या उन सब चीज़ों की क्या मतलब तैयारी है? पहले तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा ये पहला सेंटर था आयुर्वेद का कि जिसने कोरोना के मॉडरेट लेवल तक सीरियस पेशेंट को हैंडल किया है और ठीक भी किया है। तो दूसरी बात ये है, दूसरी हमारी फैसिलिटी ये है कि हमारे पास इंटरनल गैस सिस्टम, जो ऑक्सीजनेटेड मेडिकेटेड ऑक्सीजन होता है, वो पेशेंट के बेड तक देने की हमारे पास सुविधा, ये भी अपने आप में ये एक ही हॉस्पिटल है जो आयुर्वेद का है। तो ऐसे हमारे पास 136 बेड्स हैं जहाँ पे हम ऑक्सीजन पेशेंट के बेड तक पहुँचा सकते हैं। बाकी के पेशेंट को हम वाया ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे नॉर्मली दिया जाता है वैसे हम देते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट, अभी एक फैसिलिटी और ऐड हुई है, वो है कि PSA प्लांट, मतलब जो ऑक्सीजन जनरेट करके जो पेशेंट को पहुंचाने का जो एक संयंत्र होता है, जो एक सिस्टम होती है, वो हमारे कॉलेज को मिल गई है। एंड दैट इज वी आर अगेन द फर्स्ट आयुर्वेदा कॉलेज हु हैज़ गॉट दिस फैसिलिटी। तो अगर फिर भी आता है कोरोना, तो हमने पहले 170 बेड दिए थे, आज भी हम उतने ही दे सकते हैं। हमारी पूरी टीम तैयार है
और हम पूरी तरह से सक्षम हैं उससे जी। फाइट तो करने। इतनी भारी संख्या में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं और ये कोर्सेज चला रही हैं, तो मानव संसाधन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कितने कर्मचारियों के सहयोग से ये अस्पताल और कोर्सेज चल रहे हैं? हमारे पास एक करीबन आप समझ लीजिए 50 से 52 हमारे डॉक्टर्स हैं सारे मिला के, जो टीचिंग फैकल्टी, नॉन टीचिंग फैकल्टी, फिर पीजी स्टूडेंट्स जो मैंने अभी कहा उनका भी सहभाग होता है। ये हुआ ट्रीटमेंट करने के दिशा से। बाकी हमारे अंदाजन 350 से 400 तक हमारे जो कर्मचारी हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई हाउसकीपिंग से हैं, कोई अटेंडेंट्स हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ है, कोई पैरामेडिक्स है, कोई लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है, इस तरह से मिला के एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो चाहिए जैसे म्यूज़ियम कीपर्स हैं, ये है, उस तरह से हमारा ये सारा स्टाफ एक विशाल परिवार है ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश का। और इतने रिमोट एरिया में सब एक दूसरे का काम जान के, एक दूसरे को समझ के यहाँ पे हम लोग ये चला रहे हैं काम। जी। तो ये सारे कर्मचारी, जैसे दिल्ली सरकार की योजना है कि बहुत भारी संख्या में वो लोगों को नियमित कर रहे हैं, जी। तो उस दिशा में इस हॉस्पिटल में भी बहुत सारे लोग होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या उस तरह की नियमितीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है? ऐसा है कि हमारे जो रेगुलेशंस हैं पहले ही जो, उसमें कुछ स्टाफ आउटसोर्सिंग से लेने का पहले से ही नियम बना रखा है जो क्लास सी होता है उनका। लेकिन कुछ बहुत थोड़े लोग अब ऐसे हैं यहाँ पे जो ऊपर के क्लास के हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल है। तो हमारी गवर्निंग जो बॉडीज़ है वो है फाइनेंस कमेटी एंड गवर्निंग काउंसिल। तो मेरा अभी एजेंडा तैयार है इस साल के इसके लिए कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कई सालों से काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार चाहती भी है कि उनको नियमित करे, तो हम उनका प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि जिन्होंने इतने साल अपने लाइफ के यहाँ पे दिए और यहाँ खड़ा किया इस संस्थान को, उनको नियमित रोज़गार मिले। और जो मैं तो आगे जाके ये भी मेरा एक ड्रीम है, आप कह लीजिए, कि जो सैंक्शन पोस्टें हैं हमारे यहाँ उनमें हम ये जो आउटसोर्सिंग वाले हैं इनको भी अपने रोल पे हम उनको स्थायी करें या जैसे भी जो रूल्स अलाउ करे उस तरह से, लेकिन वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश के रोल पे हो। आउटसोर्सिंग का जो एक सिलसिला है वो हम ख़त्म करें। जी। अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि इतने बड़े संस्थान के बाद एक युग बीत चुका है, एक अनुभव, एक युग का 12 साल जैसा आपने कहा लगभग हो गया है, तो आगे इसका फ्यूचर प्लान क्या है? क्योंकि गाँव की आबादी भी बढ़ रही है और बाहर से भी आपने बताया कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का दबाव यहाँ पर है, क्योंकि कई गांव तो इस हॉस्पिटल के चारों तरफ हैं और जहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं शायद हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो ये दबाव जो है, तो आगे इसके एक्सपेंशन के लिए या और क्या योजना है इसको और एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि जगह आपके पास बहुत ही है? बहुत है जी। इसमें तो पहले से ही इस संस्थान ने सोचा है। अस्पताल आपके द्वार नाम का हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमने इन गाँवों के लिए चला रखा है। हर महीने में एक बार हमारा एक मेडिकल कैंप हर आस पड़ोस के गांव में, या जो भी हमें आमंत्रित करता है कि यहाँ सुविधा नहीं है, आप आइए और यहाँ दे दीजिए अपना योगदान, तो हम वहाँ पे टीम भेजते हैं और हमारा मेडिकल कैंप विथ मेडिसिन्स होता है। हम यहाँ से मेडिसिन्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये पहले ही है। दूसरा है कि एक्सपांशन की योजना भी हमने सबमिट कर रखी है। एक तो इसी प्रेजेंट मौजूदा हॉस्पिटल के ऊपर एक उसका फ्लोर और बनने जा रहा है, जिसमें और मिला के 400 या 600 बेड का हॉस्पिटल ये होगा। और तीसरा प्लान हमारा ये है कि जो 45 एकड़ का सामने हर्बल गार्डन का एरिया है, उसमें हम हेल्थ हैबिटेट बनाना चाहते हैं कि जो बाहर आप देखते हैं जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो लोगों को वहाँ एडमिट करके उनके ट्रीटमेंट करती है, उस तरह से ये हेल्थ रिट्रीट या हेल्थ टूरिज़्म की तरफ हम जाना चाहते हैं, जो अवेलेबल लैंड है उसके तहत, कि जहाँ पे लोग आएँ, रहें, मेडिटेशन, योगा या फिर एक मानसिक स्वास्थ्य, बाकी कुछ नहीं, इसका लाभ उठाए और उसके साथ चिकित्सा भी ले ले और उस तरह से। तो ये सारे क्लासेस के लिए हमारा ये सोचना है कि अगर मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना तो उसमें सारे क्लास के लोग फ़ायदा लेंगे। जो हैबिटेट हम बनाना चाहते हैं उसमें भी हम अलग अलग लेवल के वो बनाएंगे कि जो सारे लोग उसकी
फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकें। जी, अप्रैल मई और जून दिल्ली की गर्मी बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपके यहाँ एसी रूम्स वगैरह की भी व्यवस्था होगी, तो ये क्योंकि बाहर से आने वाले लोग इस चीज़ पर ध्यान देते होंगे, तो वो कितनी है ताकि कंफर्टेबल महसूस करें पेशेंट? अभी तो हमारे पास 10 रूम्स ऐसे हैं जो डबल शेयरिंग के हैं, जिसमें हमने एसी या कूलर दे रखा है, और 6 रूम्स हमारे स्पेसिफिकली ऐसे हैं जो सिंगल रूम है, जहाँ पे इंडिविजुअली एसी उनको दिया गया है। इस साल हम बच्चों के क्लासेस में भी एसी लगा रहे हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो एफिलेटेड है हमसे, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उनके नॉर्म्स के अनुसार हमें वो करना पड़ेगा। तो अभी तो इतना है। और तीसरी बात, ये इंडिविजुअल एसी की बात कही, अगेन एक बात सबसे स्पेशल इसमें है कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर एंड ओनली आयुर्वेदा हॉस्पिटल विच इज़ सेंट्रली एयर कंडीशन्ड ऑन द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। तो हमारा अपना एक एसी प्लांट है बहुत बड़ा, जिसके चलते हम यहाँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब बेसमेंट ग्राउंड पे, जहाँ पे ओपीडीज़ हैं, जहाँ मेडिसिन डिस्पेंसिंग होता है, जहाँ रोज़ भारी तादाद में लोग आते हैं, और फर्स्ट फ्लोर इसमें हमने पूरा का पूरा एसी इसको बना रखा है। सेकंड का और थर्ड का जो मैंने कहा, उसमें स्पेसिफिक एसी लगे हैं, जहाँ पेशेंट एडमिट हुए तो उसकी सुविधा वो लेते हैं। जी, प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी के नाम से ये हॉस्पिटल है, जिसमें महर्षि चरक का भी नाम जुड़ा हुआ है, और भारत ही नहीं बल्कि विश्व में चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान खेड़ा डाबर दिल्ली एक नाम रखता है, और नाम के अनुसार ही, जैसा कि डॉक्टर विदुला जी ने बताया, यहाँ पर काम भी हो रहा है। तो आयुर्वेदिक इलाज का किसी से कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये भारतीय चिकित्सा पद्धति है, और इस ओर लोगों को ध्यान देना चाहिए अपने इलाज के लिए और अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए। दवाएं तो दवाएं हैं, लेकिन जो पद्धति है उसमें ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो शरीर के लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक होता है। इसीलिए आरजेएस की आज़ादी की भारत उदय यात्रा और ये डॉक्टर मृदुला गुज्जरवार जी से जो बातचीत हुई, जो कि डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान खेड़ा डाबर दिल्ली की, आपने समय दिया, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से बातचीत की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को देशवासियों तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक और मीडिया प्रमुख उदय मन्ना आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।